नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण सॉल्व पेपर लेके आए दोस्तों। ये सॉल्व पेपर जो है मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 की जो परीक्षा है दोस्तों, जो 14 सितंबर 2023 को आयोजित हुई थी दोस्तों ये परीक्षा। और दोस्तों उच्च माध्यमिक वर्ग पीजीटी 2023 का सेम पेपर है दोस्तों, सॉल्व पेपर 14 सितंबर 2023 को आयोजित दोस्तों परीक्षा आयोजित हुई थी। इसी पे का दोस्तों आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों पिछले सत्र में हमने 1 से 40 तक के प्रश्नों को दोस्तों हल किया था। आज दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 से के बाद के प्रश्नों को दोस्तों हल करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 41 देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 41 में पूछा गया दोस्तों, प्रेमचंद उपन्यास में प्रेमचंद ने किन दो गांवों का उल्लेख किया। दोस्तों बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। जो गोदान उपन्यास है दोस्तों उसमें बताना है कि प्रेमचंद ने किन दो गांवों का उल्लेख किया। दोस्तों मैरीगंज और शिवपालगंज, 4 ऑप्शन दिए दोस्तों। घोड़ियार गाँव और भवानीपुर, सेमरी और बेलारी, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गोदान उपन्यास है दोस्तों, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गोदान उपन्यास जो है इसका प्रकाशन दोस्तों 1936 में हुआ था। और दोस्तों ये जो है प्रेमचंद का महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों, और इसे कृषक संस्कृति का महाकाव्य भी कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें जो इस उपन्यास में दोस्तों जो महत्वपूर्ण गाँवों का जो उल्लेख किया है वो है दोस्तों सेमरी और बेलारी। ये दो महत्वपूर्ण गाँव हैं दोस्तों जो इस उपन्यास में वर्णित हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 42 है, निम्नलिखित पात्रों में से कौन होरी की पत्नी है। दोस्तों बताना, गोदान उपन्यास से संबंधित पुनः प्रश्न पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित पात्रों में से कौन सी होरी की पत्नी है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, जुनिया, सरोज, सिलिया और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गोदान उपन्यास में जो है दोस्तों होरी की पत्नी का नाम है वो है दोस्तों आपका जुनिया। जुनिया दोस्तों होरी की पत्नी है, और होरी जो है इसका जो है नायक है, और जुनिया दोस्तों इसकी नायिका है इस उपन्यास की। दोस्तों गोदान उपन्यास 1936 में प्रकाशित हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। और 1936 में ही दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु भी हुई थी। पृष्ठ क्रमांक 43 में देखते हैं, गोदान में किन दो पात्रों के बीच सहजीवन लीव ऑफ रिलेशन की झलक मिलती है। दोस्तों बहुत ही अहम क्वेश्चन है। गोदान बताना है कि किन दो पात्रों के बीच सहजीवन लीव इन रिलेशन की झलक मिलती है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, होरी और धनिया, मिस्टर खन्ना और गोविंदी, और मेहता और मालती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मेहता और मालती। दोस्तों मेहता जो है प्रोफेसर है, और मालती, इन दोनों के बीच दोस्तों लिव इन रिलेशन की झलक पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 44 देखते हैं दोस्तों, पृष्ठ क्रमांक 44 में क्या पूछा गया है। पृष्ठ क्रमांक 44 में दोस्तों है ये कथन है दोस्तों, ये गोदान उपन्यास का, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। ये कथन गोदान के किस पात्र का है। दोस्तों ये कथन पूछा है, 4 जो ऑप्शन दिए, होरी, मिर्जा खुर्शीद, राय साहब और डॉक्टर मेहता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा डॉक्टर मेहता। डॉक्टर मेहता दोस्तों ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, और दोस्तों जो है हमारे गोदान उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र हैं। इसका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 45 देखते हैं, प्रेम सीधी सादी गौ नहीं खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी भी की आंख भी नहीं पड़ने देता। यह कथन किसका है। दोस्तों यह भी महत्वपूर्ण कथन है जो गोदान उपन्यास से लिया गया है। प्रोफेसर मेहता, राय साहब, गोवर और जुनिया। तो दोस्तों बताना इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर प्रोफेसर मेहता का कथन है दोस्तों। ये उन्होंने कहा था कि प्रेम सीधी सादी गौ नहीं है खूंखार शेर है। पृष्ठ क्रमांक 46 देखते हैं दोस्तों, मेला आंचल में कौन सा चरित्र पात्र तहसीलदार के पद पर है। दोस्तों मेला आंचल जो है एक महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों, और ये पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और दोस्तों इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो दोस्तों इस जो मेला आंचल उपन्यास में जो पात्र है जो तहसीलदार के पद पर था दोस्तों, उस पात्र का नाम है विश्वनाथ प्रसाद। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 47 है, इनमें फूल भी है, सूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता में किसी से भी अपनी दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये पंक्तियाँ उपन्यास होते थे। तो बताना दोस्तों ये पंक्तियाँ किस उपन्यास लिए। 4 ऑप्शन दिए, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि और मेलांचल। तो दोस्तों जो ये कथन लिया गया है हमारे महत्वपूर्ण उपन्यास मेलांचल से लिया गया है। इसका प्रकाशन दोस्तों 1954 है, और दोस्तों इसके जो उपन्यासकार हैं
वो है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म दोस्तों बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था और ये पहले आंचलिक उपन्यास माने जाते हैं। चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है दोस्तों? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त नाटक का नायक बताना है। चंद्रगुप्त नायक का नाटक कौन? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, चाणक्य, सिंहरण, आम्बीक और चंद्रगुप्त। तो दोस्तों जैसा कि इसका शीर्षक है चंद्रगुप्त, तो दोस्तों चंद्रगुप्त जो नाटक था ये दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण नाटक है और दोस्तों ये ऐतिहासिक नाटक में मान गिना जाता है दोस्तों। तो इसके जो जो महत्वपूर्ण जो दोस्तों इसका जो नायक था वो आपको पता होगा, वो नायक है दोस्तों चंद्रगुप्त। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 49 देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 49 में क्या पूछा गया है? पृष्ठ क्रमांक 49 में पूछा चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त नाटक की जो नारी पात्र थी दोस्तों कार्नेलिया, वो बताना था उसके पिता का कौन थे। तो दोस्तों सिकंदर, पर्वतेश्वर, सेल्यूकस और विष्णुगुप्त। तो दोस्तों इनके जो पिता का नाम था वो दोस्तों सेल्यूकस। सेल्यूकस की पुत्री थी दोस्तों कार्नेलिया, जिसका विवाह अंत में चंद्रगुप्त के साथ होता है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 50 देखते हैं। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीत है। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सिंहरण और दोस्तों चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों अम्बी। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या हो। तो दोस्तों जो हमारा ये कथन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का, ये कथन दोस्तों चंद्रगुप्त से लिया गया है और ये कथन भी दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक से, और कथन दोस्तों चंद्रगुप्त का ही कथन है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 51 है मगध की राजकुमारी का क्या नाम था? दोस्तों मगध की राजकुमारी का नाम पूछा है एलिस, अलका, सुवासनी और कल्याणी। तो दोस्तों एलिस की मगध की राजकुमारी का नाम था दोस्तों वो कल्याणी था। चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है? दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 52 में पूछा चंद्रगुप्त किस प्रकार का नाटक है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। तो दोस्तों जैसा कि पता है चंद्रगुप्त जो है एक ऐतिहासिक नाटक है और दोस्तों इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और इसका प्रकाशन वर्ष है दोस्तों 1931। आषाढ़ का एक दिन में कौन सी विधा है? दोस्तों बताना आषाढ़ का एक दिन जो है बताना किस विधा की रचना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए कहानी, एकांकी, प्रहसन और नाटक। तो दोस्तों जो हमारा जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है दोस्तों, ये जो है हमारा एक नाटक है दोस्तों और इसके रचनाकार है दोस्तों मोहन राकेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 54 देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? पृष्ठ क्रमांक 44 है दोस्तों। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक थे उस पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? मणिकौल, बी शांताराम, सत्यजीत रे और राजकुमार संतोषी। तो दोस्तों इसके जो निर्देशक थे वो थे हमारे मणिकौल। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 55 देखते हैं। गेहूँ गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है? गेहूँ गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है? गेहूँ पर गुलाब की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो, तपस्या करने की, वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की, ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए और सी दोनों, अर्थात गेहूँ पर गुलाब की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो और तपस्या, और तीसरी दोस्तों वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करने की। पृष्ठ क्रमांक 56 से गुलाब किसका प्रतीक बन गया? दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 56 पूछा है गुलाब किसका प्रतीक है। 4 ऑप्शन दोस्तों, विलासता का, गंदगी का, श्रम का और डी दिया दोस्तों ऑप्शन ए और बी दोनों का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो दिया है हमारा वो दिया दोस्तों डी, विलासता का और दोस्तों गंदगी का। ये गुलाब दोस्तों प्रतीक है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 57 है किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया कहा है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, गेहूं की दुनिया को, गुलाब की दुनिया को, ए और बी दोनों और नृत्यमय दुनिया को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुलाब की दुनिया को, रंगों की दुनिया और सुगंधों की दुनिया कहा है। इसके बाद लेखक के अनुसार आचरण की शब्दमय भाषा सदैव क्या रहती है? दोस्तों बताना है, इसमें खाली स्थान भरना है। तो लेखक के अनुसार जो आचरण की शब्दमय भाषा होती है मुखर रहती है, प्रेमयुक्त रहती है, मौन रहती है या रसिक रहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दिया है, ये जो आचरण की सभ्यता में भाषा है दोस्तों ये क्या रहती है? मौन रहती है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, पृष्ठ क्रमांक 58 का। इसके बाद दोस्तों 59 देखते हैं। 59 क्या पूछा गया? 59 है आध्यात्मिक धर्म के सपनों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। ये पंक्ति किस निबंध से लिया गया? तो दोस्तों ये जो पंक्ति ली गई है वो दी है आचरण की सभ्यता। दोस्तों आचरण की सभ्यता एक महत्वपूर्ण निबंध है, इसको भी आप याद रखें। आचरण की सभ्यता के लेखक के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित होती है?
तो दोस्तों ये निबंध है आचरण की सभ्यता, और इसका दोस्तों ये जो राइट आंसर है वो है दोस्तों प्रेम की भाषा। प्रेम की जो भाषा है वो शब्द रहित होती है। सरदार पूर्ण सिंह की रचना है, तो दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह की रचना बताना है। आचरण की सभ्यता, गए हुए गुलाब, नाखून क्यों बढ़ते हैं, श्रद्धा और भक्ति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा आचरण की सभ्यता। दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह एक महत्वपूर्ण निबंधकार थे दोस्तों। इनकी जो है दोस्तों निबंधकार के रूप में इन्हें प्रसिद्धि मिली है, और इन्होंने दोस्तों कुल 6 निबंधों की रचना की है, जिसमें आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, कन्यादान, पतिव्रता, ये दोस्तों इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। जिसमें आचरण की सभ्यता इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण निबंध है दोस्तों। ये आपकी कई परीक्षाओं में भी लगा हुआ है। पृष्ठ क्रमांक 62 का पूछते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 62 क्या है? पृष्ठ क्रमांक 62 में पूछा गया दोस्तों कि कब फूटा गिर के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, उपयुक्त पंक्ति का संबंध किस कवि से। दोस्तों इसमें बताना इसका संबंध किस कवि से। केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त, आर.सी. प्रसाद सिंह। तो दोस्तों ये पंक्ति बताना है किस लेखक से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है आर.सी. प्रसाद सिंह। क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? आर.सी. प्रसाद सिंह। इसको आप याद रखें दोस्तों। मैंने उसको कविता किस कविता संग्रह से लेखा। तो मैंने उसको कविता दोस्तों ये महत्वपूर्ण कविता है, और दोस्तों ये जो हमारी कविता ली गई है ये केदारनाथ अग्रवाल की दोस्तों कविता में है जो है। और दोस्तों ये जो है ली गई है हमारे फूल नहीं रंग बोलते, दोस्तों इनका संग्रह है ये। इसमें दोस्तों ये कविता है, मैंने उसको जब जब देखा, ये उसकी पंक्ति की दोस्तों पंक्ति है। तन चितवर मन राजा कीना, सिंगल दीप पद्मनी चीना। दोस्तों बताना है कि तन चितवर मन राजा कीना पंक्ति किस काव्य से ली गई है। तो दोस्तों ये जो पंक्ति ली गई पद्मावत से ली गई है। इसका राइट आंसर दोस्तों पद्मावत है, और इसके प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1540 है, और इसके रचनाकार हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावती के पिता का क्या नाम था? दोस्तों पद्मावती के पिता का नाम पूछा प्रश्न क्रमांक 65 में। पद्मावती की दोस्तों पिता का नाम था गंधर्व सेन। इसका राइट आंसर दोस्तों दिया गंधर्व सेन। इसका राइट आंसर बी है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण कीर्तन किया जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो दिया है वो है हमारा ए, यही जन्म ब्रह्म ते ही सम ओत साग लहर समाना। इसका राइट आंसर दोस्तों ये। पृष्ठ क्रमांक 67 देखते हैं। प्रण छोड़कर प्राण धरे क्या, प्रण छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या। क्या यह असफलता है? इन पंक्तियों में किस कवि का संबंध है? तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, नागार्जुन, गोपाल सिंह नेपाली, मैथिली शरण गुप्त, और दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल। तो दोस्तों इसका राइट है मैथिली शरण गुप्त है दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त का जन्म दोस्तों झांसी के पास चिरगांव में हुआ था, और दोस्तों ये द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, और इन्होंने दोस्तों 19 खंडकाव्य और 2 महाकाव्यों की दोस्तों रचना की है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 68 है, किस रस को रसराज की उपाधि दी गई है। तो दोस्तों बताना जो हमारा जो श्रृंगार रस है दोस्तों, इस श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दी गई है। दोस्तों रसों की संख्या 9 होती है, आप ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों रसों के अंग जो है, रस के अवयव दोस्तों 4 हैं। रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है। दोस्तों रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है, ये बताना दोस्तों प्रश्न क्रमांक 69 का आंसर। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए, आचार्य शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त और विश्वनाथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भट्टनायक। भट्टनायक ने जो है रस सूत्र में संयोग का संबंध भोज भोजक संबंध किस जो है आज भट्टनायक आचार्य ने दोस्तों माना है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 70 देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 70 में क्या है दोस्तों? पृष्ठ क्रमांक 70 थी, आलम्बन की चेष्टाएं क्या कहलाती है दोस्तों। आलम्बन की चेष्टाएं बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए, भाव, अनुभाव, उद्दीपन और संचारी। उद्दीपन और संचारी। तो दोस्तों आलम्बन की जो चेष्टाएं होती हैं दोस्तों वो आती है उद्दीपन के अंदर। जो आलम्बन की चेष्टाएं होती है दोस्तों उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी होगा। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों कार और कारण में संगति न होने पर दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 71 में पूछा है, कार और कारण में संगति न होने पर कौन सा अलंकार। दोस्तों जहाँ कार और कारण में संगति नहीं होती दोस्तों वहाँ दोस्तों असंगति अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। विभावना अलंकार दोस्तों वहाँ होता है जहाँ बिना कारण के कार्य होता है, इसको भी। और विषयोक्ति होता है जहाँ जो कारण होते हुए दोस्तों जहाँ कार्य
नहीं होता है। इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बताएं दोस्तों। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, तो दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 72 में पूछा कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक केशवदास, जयदेव, आचार्य भामह और आचार्य कुंतक। तो दोस्तों अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे दोस्तों वो थे आचार्य भामह। आचार्य भामह दोस्तों अलंकारवादी आचार्य थे, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रवर्तक पूछे, जबकि केशवदास भी दोस्तों अलंकारवादी आचार्य हैं, मगर दोस्तों प्रवर्तक जो है आचार्य भामह ही हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 73 पूछ, निम्नलिखित कौन सा अर्थ अलंकार है। तो दोस्तों अर्थ अलंकार बताना है। दोस्तों अलंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो दोस्तों इसमें जो दिए गए 4 जो विकल्प हैं उसके अनुसार से दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों डी जो है दोस्तों अर्थालंकार के नहीं अंतर्गत दोस्तों आता है जो है, जबकि श्लेष, यमक और वक्रोक्ति दोस्तों तीनों जो है शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्रश्न पूछा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अलंकार का अर्थ होता है, अलंकार का अर्थ होता है दोस्तों आभूषण। तो आभूषण दोस्तों जो है दोस्तों जिस तरह काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। अलंकार कितने प्रकार के, प्रश्न क्रमांक 74 का आंसर बताना है। दोस्तों अलंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। जहाँ शब्द के आधार पर दोस्तों काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वहाँ शब्द अलंकार, जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ती है दोस्तों वहाँ अर्थ अलंकार, और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है दोस्तों वहाँ उभय अलंकार होता है। प्रयोग के आधार पर सर्वनामों के बताना दोस्तों कितने प्रकार के हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनामों के भेद बताना। तो दोस्तों प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ए। तो दोस्तों इस तरह हमने आज 41 से लेकर के 275 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया दोस्तों, ये पार्ट 2 है। इसके बाद दोस्तों पार्ट 3 में हम आगे के 76 से लेकर दोस्तों 100 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल में दोस्तों पहली बार अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कर दें, भी शेयर कर दें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें तो एक नया मोटिवेशन देता है। इसी तरह हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर दोस्तों उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।